Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 4. आज जो मैराथन सेशन है आपका Unit 4 टीचर एजुकेशन एस्पेक्ट में है। तीन जो आपके यूनिट्स हैं, फर्स्ट 3 यूनिट्स एजुकेशन स्टडी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल पार्ट्स एंड लर्निंग थ्योरी, लर्नर प्रोसेस, ये तीनों यूनिट की मैराथन सेशन अवेलेबल है चैनल पे, आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसी सीक्वेंस में आगे जाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन। इसे कंप्लीट एक क्लास में डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन पार्ट को। देखो टीचर एजुकेशन जैसे हमने बाकी यूनिट्स किए हैं, आपके 4 पार्ट में सिलेबस डिवाइड है, उसी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव टीचर एजुकेशन। सबसे पहले पार्ट में बताया हुआ है कि टीचर एजुकेशन क्या है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन, टीचर को एजुकेट करने की बात हो रही है कि टीचर एजुकेशन क्या है। टीचर को एजुकेट करेंगे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, टीचर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए कोठारी कमीशन जब आया था 1964-66 में, तब उन्होंने टीचर एजुकेशन के एस्पेक्ट पर बहुत जोर दिया। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री को, टीचर पे काम कीजिए, टीचर को एजुकेट करने की, टीचर की स्किल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाइए, तभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्वालिटी जो लर्निंग है वो ले पाएंगे। तो टीचर को एजुकेट करने की बात हुई तो टीचर एजुकेट कहाँ होंगे, टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी कैपेसिटी इंप्रूव करने की बात की गई। अब टीचर एजुकेशन नाम से समझेंगे चीज़ों को, टीचर को एजुकेट करना। तो टीचर एजुकेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है। आप लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, बीएड किया है, एमएड किया है, तो आप सब प्रोफेशनल कोर्सेज करके आप एजुकेशन में जब नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो दैट मीन्स कि आप भी फ्यूचर में टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको भी एजुकेशन, आपका एक करिकुलम डिसाइड है, उन एस्पेक्ट की बात हो रही है। टीचर एजुकेशन, उसका नेचर, उसके स्कोप की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, देखो एनसीईआरटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिस टाइम 1961 में आया था, इसकी अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आपसे। तो एनसीईआरटी जो था, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये जो आपका एनसीईआरटी है 1961 में आया था, क्या स्टार्टिंग हुई कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर बेसिकली कह लीजिए, किसी ना किसी पर्पज से उन्हें जब ट्रेनिंग सेशन में या ड्यूरिंग देयर जॉब उन्हें जब ट्रांसफ़र होता था, तो उनके जो बच्चे थे उनको बहुत दिक्कत होती थी कि अब कैसे न्यू एनवायरनमेंट में, न्यू स्कूल में एडजस्ट हों। तो एनसीईआरटी एक प्लेटफॉर्म था जो उनके लिए बुक्स डिज़ाइन करने लगा। टेक्स्ट बुक जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहेगा कि एनसीईआरटी बुक्स है, कॉमन है सब जगह, एक ही टाइप की बुक आपको मिलती है एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक पब्लिश करते हैं। तो एनसीईआरटी जिसका काम एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो रिसर्च में, ट्रेनिंग में, इनोवेशन में, तो उन्होंने भी टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम डिसाइड किया, ठीक है। उनका इंपॉर्टेंट रोल है। एक हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, सी एल आनंद, ये इनके थे चेयरमैन, सी एल आनंद। टीचर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, सी एल आनंद। देन आपका आता है एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर लेवल, तीनों पर डिस्कस करेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो 73 में एडवाइजरी बॉडी बना। देन आपका 1986 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में। 1992 में जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया तब बात की गई कि एक टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात की गई। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जब आपका आया 1993 में एक्ट पास हुआ। आफ्टर दैट 1995 में 17 अगस्त 1995 को बना एनसीटीई। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, तीनों लेवल्स की बात की। फिर हमने ऑर्गेनाइज करना सीखा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। देखो टीचर एजुकेशन में जब हम टीचर को एजुकेट करते हैं तो उन्हें बुकिश नॉलेज नहीं देनी, उन्होंने अल्टीमेटली करना क्या है कि उन्होंने एक एनवायरनमेंट में जाना है, क्लासरूम एनवायरनमेंट को फेस करना है और टीच करना है। इसलिए प्री सर्विस का कंसेप्ट आया। प्री सर्विस की बात की गई कि प्री सर्विस स्टार्ट कीजिए, इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए, बच्चों को एक भले ही सिमुलेशन एनवायरनमेंट दीजिए, दैट मीन्स आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, माइक्रो टीचिंग कीजिए, टीम टीचिंग कीजिए, कैसे भी करके उन्हें इंटर्नशिप दीजिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शनल अप्रोच जिसमें गिव एंड टेक, ये एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है कि आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, बच्चे में स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है। एक्सपोजिटरी कि अपने आप को उनको एक्सपोजर मिलता है। फर्स्ट टाइम अपने आप को याद कीजिए जब आपने बीएड सेशन में थे
और आपकी फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप थी, आपको टीच करना था, तो कितना डर लगता है उस वक्त कि कैसे टीच करेंगे, लोग हम पे हंसेंगे तो नहीं, एक इन्वायरमेंट बनता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ओके, नेक्स्ट वी हैव द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्योंकि इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्चुअली में रियल इन्वायरमेंट को फेस करने का एक ट्राई करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्वेश्चन मिलता है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर दे दिया है इसका। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस, इन सबसे पहले नॉलेज को डिफाइन किया गया कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, मतलब जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नॉलेज क्या है। फिर हमारे तीन सुलेमैन, डेंक, एंड्यूक, जर्गन हर्बरमास, इन्होंने नॉलेज के कंसेप्ट दिए। जैसे सुलेमैन ने दिया PCK, PCK इज योर पैरागोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है, PCK इज योर पैरागोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज। पैरागोलॉजिकल स्किल्स होती हैं, हाउ टू टीच, कंटेंट व्हाट टू टीच, तो इन दोनों की बात की। ओवरऑल लेक्चर में बहुत कुछ मेंशन है, लेकिन अगर हम कीवर्ड्स पे फोकस करें तो पैरागोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, तो वो दिया था इन्होंने। फिर डेंक एंड ड्यूक, इन्होंने तीन टाइप की नॉलेज की बात की, टेक्निकल, एब्स्ट्रैक्ट और क्रिटिकल नॉलेज। क्रिटिकल वर्ड पे जोर दिया, क्रिटिकल पैरागोलॉजी भी दिया इन्होंने कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, क्रिटिकल पैरागोलॉजी या कॉन्शियस, उसकी बात की। हर्बनमास, डेंक एंड ड्यूक ने थोड़ी ये, इसके बाद इन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया आपका कोडिंग लर्निंग, जब हम कोडिंग सीखते हैं। देन वी हैव सिमेंटिक लर्निंग, देन वी हैव प्रैग्मेटिक लर्निंग, इस टाइप की लर्निंग इन तीनों ने बात की, इनका हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर आपका कंसेप्ट आता है सेकंड पार्ट में, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एज ए टीचिंग, रिफ्लेक्शन दैट मीन्स आपकी लर्निंग में, आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिखे। हमने तीन टाइप की लर्निंग की थी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें टीचर खुद को असेस करते हैं कि हमारी स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं, अभी कैसा सिनेरियो चल रहा है, कैसे और इम्प्रूवमेंट लाएं, तो वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव ऑन मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग या फिर टीचर एजुकेशन मॉडल। बिहेवियरिस्टिक, जिसमें चेंज इन बिहेवियर एस्पेक्ट की बात हुई। कंपिटेंसी होती है ना कि आप कितने कंपिटेंट हैं, कितने एलिजिबल हैं। इंक्वायरी ओरिएंटेड, जिसमें हम क्वेश्चंस और कैटेगरीज फाइंड आउट करते हैं, ये सब डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। देन थर्ड पार्ट आता है आपका कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस। इस फर्स्ट पार्ट में हमने प्री सर्विस की बात की, इसके बाद हम बात करें इन सर्विस। आप अपनी जॉब में हैं, इन सर्विस में हैं, तब क्या आपका उसका मतलब क्या है कि आप ड्यूरिंग योर जॉब क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, मोड्स ऑफ इन सर्विस कैसे कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या सिमुलेशन मेथड चल रहा है, किस टाइप की ट्रेनिंग चल रही है। एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन एट नेशनल लेवल पे बात करेंगे, SSA सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 से 2 के बीच में जब आया था। RMS सिंह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसने माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, तो कितने टीचर्स को ट्रेन करने की बात की। SCRT जो NCERT का आपका स्टेट लेवल पे काम करता है। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। UGC 1956 एक्ट में UGC एक्ट आया, उसके बाद UGC बना, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन, कि टीचर को एज अ प्रोफेशन कब ट्रीट किया जाने लगा और कितनी इंपॉर्टेंस दी गई इस प्रोफेशन को। प्रोफेशन तो शुरू से ही है, लेकिन कैसे इसकी इंपॉर्टेंस आई, और प्रोफेशन एथिक्स क्या क्या होते हैं, ICT इंटीग्रेशन कब किया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आप एक टीचर हैं तो आपको ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी इन्हांसमेंट, क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। ई लर्निंग एस्पेक्ट, इनोवेशन इन टीचिंग, कैसे इनोवेशन करेंगे हम टीचिंग में, क्या क्या और अदर एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट बताया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी पार्ट्स के हिसाब से हम इनको डिस्कस करेंगे अभी। और आपका मैराथन सेशन में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे हमने पहले जो 3 मैराथन दिए थे उसमें भी हुई थी, अब इसमें भी आपको टीचर एजुकेशन में प्री सर्विस, इन सर्विस, इनोवेशन, प्रोफेशनलिज्म, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन जिसकी मैंने क्लास ले रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इन 4 पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इन 4 पार्ट्स में क्या है, आपकी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। जैसे आपको अभी मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया कि हमारा जो यूनिट 4 का सिलेबस है कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब उन्हीं 4 पार्ट्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखिए टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन जिसमें हम बात करेंगे टीचर को एजुकेट करने की, तो इसमें आपकी टीचिंग स्किल्स आ जाएंगी, पैडागोजिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। दैट मीन्स टीचिंग स्किल्स, कैसे आप टीच करेंगे, ये इसका पार्ट बनेगा। पैडागोजिकल स्किल्स हमेशा याद रखना, पैडागोजिकल स्किल्स होती हैं दी मैथडोलॉजी वाइल टीचिंग जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है, किस टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं, कितना अच्छा इम्पैक्ट डाल पाते हैं आप अपनी टीचिंग का स्टूडेंट्स पे, और आपकी लर्निंग इम्पार्ट करने की क्या मेथड्स हैं, स्किल्स क्या हैं। तो पैडागोजिकल स्किल, हाउ यू टीच, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल की प्रोफेशनल एक कोर्स है आपका टीचर बनना, एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो अब आप प्रोफेशनल स्किल की तरफ हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी। आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको प्रिंसिपल से बात करनी है, कैसे आपको पेरेंट्स से डील करना है, कैसे आपको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझनी है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक अच्छा वाइड एस्पेक्ट होना चाहिए आपका, किसके लिए, फॉर प्रोफेशनल स्किल। तो टीचर एजुकेशन में मैंने कीवर्ड्स में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे दिए, टीचिंग स्किल्स, पैडागोजिकल स्किल एंड योर प्रोफेशनल स्किल। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, देखो क्वेश्चन आते हैं बेसिक, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज टीचर एजुकेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, और बच्चे उसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट नॉलेज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं कि क्वेश्चंस और क्वेश्चंस कर लें, ये कर लें। कंसेप्ट पे काम कीजिए, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सब हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको बताया गया आगे ट्रायंगुलर प्रोसेस। ट्रायंगल बन गया कि इसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल तीनों एस्पेक्ट आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल की फिजिकल एस्पेक्ट भी है इसमें, ठीक है, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी ये भी आपका पार्ट हो जाती है, और आप कैसे स्टूडेंट के साथ डील करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल, आप माइंड के साथ बच्चों को क्यों, हम आपको साइकोलॉजी क्यों टीच करवाई जाती है, क्यों आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट है, ताकि आप साइकोलॉजी को समझें, लोगों की पर्सनैलिटी को समझें, बच्चों की पर्सनैलिटी को समझें, लर्निंग कैसे इम्पार्ट करनी है, रीइंफोर्समेंट कब लगाना है, पनिशमेंट कब देनी है, और रिवॉर्ड पनिशमेंट क्या है। तो डिफरेंट आपको डेवलपर्स की थ्योरी क्यों करवाई जा रही है, ताकि आप साइकोलॉजी से डील कर पाएँ। कितनी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, सोशल, क्योंकि हम डील कर रहे हैं सोशल, बात करेंगे सोसाइटी में, आपका स्कूल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बच्चों से डील कर रहे हैं, तो टीचर जो है ट्रायंगुलर प्रोसेस में आती है टीचर एजुकेशन, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो आपको हर जगह 2 टाइप्स दिखेंगे, प्री सर्विस एंड इन सर्विस। 2 टाइप की हो गई, बिफोर द जॉब प्री सर्विस, विद इन योर कोर्स, और जब आप एक्चुअल में अपने कोर्स में है तो इन सर्विस। इसके बीच में आते हैं बच्चे इंडक्शन। प्री सर्विस जब आप कोई डिग्री कोर्स ले रहे हैं, टीचर एजुकेशन की बात करें, इंडक्शन आपका वो इनिशियल स्टेज होती है जब आपने जस्ट ज्वाइन किया होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको कुछ टाइम की इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। इन सर्विस में आएगा कि आप इंडक्शन ले चुके हैं, आप अब जॉब में आ चुके हैं, और अब आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को और अच्छा कर रहे हैं, दैट्स इन सर्विस। या आपको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो प्री सर्विस, इन सर्विस, इंडक्शन एंड प्री सर्विस, इंडक्शन एंड इन सर्विस, दीज आर योर टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का था ये पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में नेक्स्ट था आपका करिकुलम, टीचर एजुकेशन करिकुलम। टीचर एजुकेशन करिकुलम एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1 सितंबर 1961 में स्टैब्लिश हुई थी। आपके टेक्स्ट बुक पब्लिश करती है, रिसर्च इनोवेशन में काम करती है। आपको मैंने वीडियो लेक्चर भी दिया है, सभी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर मिल चुका है, अपनी रिवीजन कीजिए उन लेक्चर से। ये आपके लिए करिकुलम डिसाइड करती है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो 1973 में सबसे पहले एडवाइजरी बॉडी बना। फिर मैंने आपको याद भी करवाया था कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986, उसके बाद आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। उसने कहा कि टीचर एजुकेशन पे काम कीजिए। फिर टीचर एजुकेशन पे काम करने की बात की तो फाइनली 1993 में आपका एक्ट पास हुआ, और 1995 में जाकर आपकी NCTE बनी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इनके तीनों लेवल पे बताने हैं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हाई एजुकेशन। एलिमेंट्री में आता है 6 to 8 तक की बात करेंगे हम, कि जिसमें आप बच्चों के जो करिकुलम होगा उसमें टीचर एजुकेशन को अगर हमें समझना है तो जैसे आपके 10th एग्जाम होती है ना प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, तो सिलेबस भी अलग होता है।
तो उसी एस्पेक्ट में बात है कि उन्हें उस पर क्या आना चाहिए। टीचर एजुकेशन के लिए आप अगर टेट एग्जाम भी देते हैं, आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि प्राइमरी पे अलग सिलेबस है, एलिमेंट्री पे अलग है, सेकेंडरी पे अलग है, आप हायर एजुकेशन में डील कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो उसका अलग वाइड सिलेबस है। तो इस तरीके से आपका जाएगा। सेकेंडरी में मोर स्पेसिफिक आपको आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर साइंस की बात हो रही है तो साइंस अच्छे से आनी चाहिए, उसके सारे एस्पेक्ट आने चाहिए। कॉमर्स है तो कॉमर्स, मतलब मोस्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर करिकुलम। देन आपकी आती है बच्चे ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस। ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस जिसमें हमने 3 टाइप की बात की। ट्रांजैक्शंस, गिव एंड टेक, लेन देन करना। ट्रांजैक्शंस की बात करें, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में बताया गया। ट्रांजैक्शन अप्रोचेस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग, कैसे आप टीचिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपका आता है एक्सपोजिटरी मेथड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हम क्या करेंगे, नाम से समझेंगे चीजों को, नाम से समझते हैं। एक्सपोजिटरी, एक्सपोज करना या एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी मेथड जिसमें आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अभी हम कंटेंट पे नहीं आ रहे, हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यूट्यूब में कोलैबोरेशन होता है, कभी 2 लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 यूट्यूबर्स हैं, हम मिल रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो कोलैब किया, कोलैबोरेशन किया। दैट मीन्स आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, मिलकर टीम में लर्निंग कर रहे हैं। नाम से समझ लीजिए, आपको याद रहेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट किया और मिलकर किया है, जैसे भी किया, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो ये आपके 3 अप्रोचेस हैं, क्वेश्चन बन जाता है इस पर भी। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है टीचर नॉलेज। अब टीचर नॉलेज है, टीचर को हमें नॉलेज देनी है तो क्या क्या उसे देना है, टीचर को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, किस किस स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस पे हमारे 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, आपका शुलिमन, डेंकन ल्यूक एंड हर्बन, जर्गन हर्बनमांस। इसके मैंने पीडीएफ भी शेयर किए आपसे, क्योंकि कंटेंट की कमी है इसमें, तो बहुत मुश्किल से कंटेंट जो मिला उसको एक्सप्लेन करके, बहुत अच्छे पीडीएफ भी ऐसे हैं कि नोट्स हैं आपके लिए प्रॉपर, फिर भी आप वीडियो लेक्चर से समझिए चीज़ों को, आपको वीडियो में ही समझ आएंगी चीज़ें। पीडीएफ आपकी हेल्प के लिए जस्ट। ठीक है, अब हम कीवर्ड पे जाएंगे। सुलिमन ने कहा पैडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। पहले इन्होंने बताया नॉलेज, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया टीचर एजुकेशन में कि साइकोलॉजिस्ट नहीं थे ये, अमेरिकन से बिलोंग करते थे, एजुकेशनिस्ट थे। पैडागॉजिकल, हाउ टू टीच, पैडागॉजिकल वर्ड मीन स्किल्स, हाउ टू टीच, मेथड ऑफ टीचिंग। कंटेंट, व्हाट टू टीच, कंटेंट क्या है, दोनों को कंबाइन कर लिया। पहले बताया पैडागॉजिकल, फिर बताया कंटेंट, फिर बोला पैडागॉजिकल प्लस कंटेंट नॉलेज, कि टीचर को पैडागॉजिकल स्किल भी देनी है, कंटेंट नॉलेज भी देनी है, पैडागॉजिकल एंड कंटेंट दोनों, व्हाट एंड हाउ एंड व्हाट, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। जितनी आपकी कंटेंट नॉलेज अच्छी है वो भी बात अच्छी है, उस कंटेंट नॉलेज को इम्पार्ट करना भी आना चाहिए। आपकी स्किल्स क्या है, आप कैसे टीच कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप एक टॉपिक को कितना टफ बना सकते हैं और कितना ईजी बना सकते हैं, ये टीचर के हाथ में है। तो पैडागॉजिकल स्किल पे बहुत काम करने की बात की, तो आपको कीवर्ड याद रखना है पीसी के। ठीक है, अच्छा, फिर हम नेक्स्ट पे आए डेंकन ल्यूक। 2 लोग हैं ये, डेंकन ल्यूक, इन्होंने 3 टाइप की नॉलेज की बात की, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, डिसिप्लिनरी जिसमें हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात करेंगे, स्पेसिफिक टू डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट। देन प्रैक्टिकल लर्निंग की आप वो चीज़ सीखें जो आपके काम आए, वो नॉलेज हो जिसे आप करके भी देख सकें, इसलिए आज इंटर्नशिप दी जाती है ताकि वो आपके काम आएगी। इंटर्नशिप में बहुत कुछ आप सीख जाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है। तो आपकी डेंकन ल्यूक एंड एक्सपेरिमेंटल 3 हो गई। फिर आपकी आती है हर्बनमास, जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने भी 3 टाइप की लर्निंग दी, टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिखेगा, इमेंसिपेटरी। इमेंसिपेटरी आपका अटमोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कॉन्शियसनेस पे काम करता है। तो ये हर्बनमास ने दिया, इन्होंने भी 3 दिया, इन्होंने पीसी के याद रखना है। इनका डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंशियल, इनका टेक्निकल नॉलेज कि टेक्निकली आपको नॉलेज मिले, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड इमेंसिपेटरी। ठीक है, फिर आता है बच्चे रिफ्लेक्टिव टीचिंग, पता होना चाहिए आपको। 3 टाइप की लर्निंग करवाई थी। 3 टाइप की लर्निंग में आपको मैं बताया था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर लेवल कौन सा था, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, आप बात करें रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, टीचर खुद को असेस करते हैं अपनी स्किल्स को। जो न्यू टीचर्स होते हैं उन्हें बहुत उस वक्त एक इनोवेशन और एक बहुत मन करता है कि अपनी परफॉर्मेंस को वो देखते रहें, जिनको कुछ सीखने का मन है उनकी बात हो रही है। तो कुछ होते हैं कि वही मोनोटोनस तरीका है, वही पुराना तरीका चल रहा है, तो कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ है ना, अपने आप को असेस करते हैं, अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझते हैं पीयर ग्रुप से, रिफ्लेक्टिव जर्नल से, स्टूडेंट से, कैसे भी कि अपने आप को एनालाइज करते हैं।
तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट आ जाता है इसमें, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस रहती है उन्हें व्हाट दे आर डूइंग, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके खुद देखते हैं और फिर खुद भी एडजस्ट करते हैं, या स्टूडेंट से पूछते हैं, या अपने पीयर ग्रुप्स, अपने जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि बताइए कुछ और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। जो पर्सन ये सोचता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या मैं कुछ इम्प्रूव करूँ और अच्छा करूँ, तो वो तो कुछ सीख भी जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। और जो पर्सन ये बिलीव करता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ भाई, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई जज करे या मुझे कुछ बताए कि मैं तो हमेशा ठीक हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, वो कुछ नहीं सीख पाते, वो एक्चुअली जीरो पर ही रहते हैं, क्योंकि उनमें ईगो इतनी है, वो सीखना चाहना दूर की बात, वो अपने लिए नेगेटिव सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप को जब आप बेस्ट मानते हो ना कि आप तो सही हो, बेस्ट भी रहने दीजिए, कि आप तो बिल्कुल राइट हो, आप तो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप गलत कर ही नहीं रहे हैं, आपने जो किया वो राइट है आपके अकॉर्डिंग, तो आपने कभी एनालाइज किया ही नहीं, क्योंकि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन नहीं रहे। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक वो लेवल जब आप अपनी टीचिंग की अवेयरनेस पे काम करते हैं, हायर ऑर्डर स्किल्स की बात होती है इसमें, ठीक है। ये आप रिफ्लेक्शन जर्नल से भी कर सकते हैं, मेंटेनिंग रिकॉर्ड जर्नल्स बनाते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि क्लासरूम सेटिंग में हो सकता है ये मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, बिहेवियरिस्टिक मॉडल लास्ट की क्लास दी थी, अब बच्चों को बिहेवियरिस्ट पता है, कौन है बिहेवियरिस्ट, चेंज इन बिहेवियर पे काम करते हैं, पी एफ स्किनर आपका, और स्किनर के बाद हम ऑपरेंट कंडीशनिंग, आइवन पावलोव, और ये आपकी वाटसन, ये सब क्या है, बिहेवियरिस्ट हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की भी क्लास ली है मैंने। कॉम्पिटेंसी जो अपनी अपनी देखेंगे हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, कितनी आपकी कंटेंट पे नॉलेज है, कितनी आपकी स्किल्स की नॉलेज है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल जो कॉम्पिटेंस की बात करता है। देन इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल जो स्टार्ट ही क्वेश्चन से होते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं ना, आप कुछ यू वांट टू इंक्वायर समथिंग, कि आपको कुछ पता करना है, तो क्वेश्चनिंग से ही स्टार्ट होगा। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड लर्निंग जिसमें हम क्वेश्चनिंग पूछते हैं, देन हम लर्निंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कॉम्पिटेंसी है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेट ऑफ डिजायर्ड लर्निंग पे काम करता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, 3 आपके मेन डेवलपर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, फिर मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड दी मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आइए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, आ गए जॉब में, उस वक्त थी प्री सर्विस, अब आ गए जॉब में अपनी इन सर्विस पे। प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे टीचर एजुकेशन के लिए 3 एस्पेक्ट बता दिए, तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन सर्विस में आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है, आप जॉब में है, सोचिए क्या होगा, ट्रेनिंग मिल रही है आपको प्रोफेशनली, अपग्रेड करते हैं क्वालिफिकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने की बात की जाती है, हम सोचते हैं और अच्छा और क्वालिफाई हो जाएं और कुछ अपनी डिग्रीज को एनहांस कर लें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग, हमेशा फोकस रहेगा प्रोफेशनल या इन सर्विस में कि अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जैसे भी आप टीच कर रहे हैं, और जब आप टीच करेंगे अपने एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। फर्स्ट टाइम आप अटक अटक कर बोलेंगे, रुक रुक कर बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूव होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक तो जब आपकी 4-5 क्लासेस हो जाएंगी तब आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी आप में। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास से ही अच्छा हो जाएंगे तो उस पर फिर इंप्रूवमेंट आएगी और अच्छी, तो हम अपने एक्सपीरियंस से हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। और जो चाहते हैं ना कि क्वालिटी इंप्रूव हो वही कर पाते हैं, जो सोच रहे हैं कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं तो वो फिर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ये 3 चीज़ें आएंगी, प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अपग्रेड द क्वालिफिकेशन एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एजेंसीज ऑफ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल लेवल पे अलग है और स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट से, डाइट, ठीक है। अब जो ईच डिस्ट्रिक्ट में होगा आपका डाइट, और ये किससे बना था आपको याद हो, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, स्प्लिट अप मॉडल भी कहा जाता है, 2001 से 2 के बीच में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, टीचर एजुकेशन पे बहुत काम करने की बात की, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था, टीचर्स को एजुकेट करने के लिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन करने की बात की, बहुत सारे टीचर्स को वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोवाइड की, एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग थी। RMSA, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, काम भी किया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ICT इनेबल टीचर एजुकेशन की बात की, माध्यमिक शिक्षा, यूनिवर्सल, अब इस पर क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपका सर्व शिक्षा अभियान में है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देखो बच्चे माध्यमिक आ गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी बात की, सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है कि बच्चे एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तक तो आए, माध्यमिक शिक्षा तो ले। NCERT नेशनल लेवल पे अगेन सितंबर 1961 में आया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपका अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग रीजनल सेंटर्स हैं। NCTE, ठीक है, ये भी आपका क्या है,
ये आपको टीचर एजुकेशन 73 में एडवाइजरी बॉडी बना, 93 में एक्ट पास हुआ, फाइनली 95 17 अगस्त 95 को आ गया ये इफेक्ट में। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने की बात की, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की, बीएड कोर्सेज को 2 ईयर्स के करने की बात की, एमएड कोर्स को भी कि प्रोग्राम को एनहांस करने की बात की, बहुत सारी बात की टीचर एजुकेशन में। नाम ही क्या, टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर किस लिए बना रहे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यूजीसी ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में। जब भी आप इन ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, इनका ईयर याद करने की कोशिश करें, इनका चेयरमैन याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाकी यूनिट्स में भी दिखेंगी तो आपको एक टाइम पे याद हो जाएंगी। ठीक है। रिफ्रेशर कोर्सेज प्रोवाइड कर जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूजीसी ऑर्गेनाइज करता है, प्लानिंग करता है, बजटिंग करता है। थर्ड पार्ट इज फिनिश। आई होप क्लियर हो रहा है। रिवीजन क्लास है, इसी तरीके से होगी। फोर्थ पार्ट, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। टीचिंग को ट्रीट किया गया एज अ प्रोफेशन। टीचिंग एज अ प्रोफेशन की बात की गई। स्पेशलाइजेशन, कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन। अगर आपको प्रोफेशनलिज्म का मतलब समझना है तो आप स्पेशलाइज होंगे प्रोफेशनलिज्म में, कॉम्पिटेंट होंगे, ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको एथिक्स में आ जाता है ये। इंटीग्रिटी, आपको इंटीग्रेट करना, मिलाकर चलना, बहुत चीज़ें आनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल, ये आपको हमेशा पता हो। जब भी आप कोई काम लेते हैं तो आपको पता है कि आप अकाउंटेबल हैं और आपसे नहीं हो रहा तो आपने किसको अप्रोच करनी है। ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म में आती है सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि अब प्रोफेशनल डिग्री की बात हो रही है, यूं ही नहीं है, आप बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो सेल्फ रेगुलेशन पे काम होता है। जब भी लोग टीचर, जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो आप अपने आप को ये सोचें कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमेशा ध्यान से हर वक्त अटेंटिव होकर काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑल्दो गलती तब भी होती है, पर ये नहीं बहुत रिलैक्स हैं आप और आप टीचर हैं और आप कर रहे हैं जैसे भी जो करना है, तब आपको फेस करनी होती है प्रॉब्लम। तो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट ना कीजिए, एक सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर काम कीजिए। ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स, जब आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स टीच किए जाते हैं आपको, और आपकी इन सर्विस में भी आपको प्रोफेशनल एथिक्स बताए जाते हैं। एथिक्स, वे ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आप क्या वैल्यूज हैं इन पे बात करते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स होता है जहाँ पे प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस की बात होती है। ऑब्लिगेशंस हियर मीन्स कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, वो रिस्पॉन्सिबल, उनकी बात होगी। इंडिविजुअल नीड्स की बात करना है, क्योंकि हमें बच्चों से डील करना है तो उनकी नीड्स के ऊपर आप कैसे काम करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन भी सब आ जाता है इसमें। एंड देन आईसीटी इंटीग्रेशन, क्योंकि ई लर्निंग को इंक्लूड किया गया। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पेपर 1 में यूनिट 10 का भी पार्ट है कि फ्लिप क्लासरूम, उल्टा कर दो क्लासरूम को। पहले क्या था कि क्लास में टीचर आए, टीच किया, बच्चों को होमवर्क दिया, बच्चों ने होमवर्क घर पे किया। ठीक है, होमवर्क तो होम भी हो रहा है ना, इसी को उल्टा कर दो। क्लास में होमवर्क होगा क्लास में, और ऑनलाइन कोई भी लर्निंग या कैसी भी तरीके से आपको लेसन दे दिए जाएंगे और क्लास में आके होमवर्क करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। फ्लिप कर दिया हमने क्लासरूम। कॉम्पिटेंस पे काम करेगा, वे ऑफ कंडक्ट बताएगा, तो इन आईसीटी इंटीग्रेशन। देन वी हैव इनोवेशन। इनोवेशन आ रही है, ई लर्निंग आया सबसे पहले, फिर ब्लेंडेड लर्निंग आया। ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग प्लस नॉर्मल क्लासरूम, दोनों को कंबाइन कर दो, ब्लेंड कर दिया कि आप ऑनलाइन क्लासरूम और आपकी जो नॉर्मल क्लासरूम है उन दोनों को कंबाइन कर दे तो ब्लेंडेड लर्निंग। दीज आर दी इनोवेशन। फ्लिप क्लासरूम इनोवेशन है। ठीक है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी चीज़ पे काम करते हैं। वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, ये सब क्यों होती हैं, ताकि आपको अच्छी नॉलेज दी जाए। सेमिनार होते हैं, एस फॉर सेमिनार, तो हमेशा होंगे किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। कोई एक पता होगा, स्पेसिफिक एरिया होगा, इस पे सेमिनार है। विमेन एम्पावरमेंट पे सेमिनार है, या इनोवेटिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पे सेमिनार है, मतलब एक टॉपिक डिफाइन होगा उस पर सेमिनार है। वर्कशॉप आपको एक्चुअली में ट्रेनिंग दे रहा है, वर्कशॉप, वर्क से याद रखिए कि आपको कुछ इंडक्शन दे रहा है, कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी बात होती है। तो इस तरीके से आपके 4 पार्ट हो गए हैं यूनिट 4 के। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं ईज लर्निंग के थ्रू आपके लिए काम के हैं। आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, और वीडियो लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।